हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो मैं आपको जो पहले अपन ने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल करवा दी थी। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बता रही हूँ, केंद्रक की संरचना करा रही हूँ, क्योंकि अब छोटे छोटे से इसमें पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स जो हैं उनको मैं एक एक करके आपको एक या दो इस तरीके से यहाँ पे करवा दूँगी। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है केंद्रक या न्यूक्लियस, जो कि केंद्रक जो कोशिका है उसके बीच में पाया जाता है। और इसकी जो डिस्कवरी, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और ये जो है किसी भी कोशिका के बीच में या कहीं कभी कभी अलग भी होता है, तो जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और अधिकतर ये गोल आपको मिलेगा। और इसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, अधिकतर तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ हमारे पास में ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर अपवाद आप देखते हो तो पैरामीशियम में आपको एक की जगह दो केंद्रक मिलते हैं, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगर, क्योंकि क्रोमोसोम है तो ये जो है गुणसूत्र होने के कारण हमारे जितने भी गुण हैं या जितने भी कैरेक्टर हैं उनको सबको ये कंट्रोल करता है। और एक जनरेशन, जैसे आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ लिया, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी इसके जो कार्य या फंक्शन है वो अपन लास्ट में देखेंगे। फिर देखो, अगर इसमें अपन केमिकल नेचर देखें इसका, तो केमिकल नेचर में आपको इसमें 70% तो मिलता है प्रोटीन। उसके बाद में 3 to 5% इसमें आपको फॉस्फोलिपिड मिलेगा, 10% डीएनए, 2-3% आपको आरएनए मिलेगा। तो इसके अंदर जो है रसायन भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि प्रोटीन है तो आपको पता है कि डीएनए वगैरह बनाने के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अब देखो, अपन इसकी थोड़ी सी अंदर की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बाहर की तरफ दो मेम्ब्रेन मिलती हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली है ये लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। और अगर अपन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखें तो ये बाहर की तरफ जो आपको जहाँ सिस्टर्नी लिखा हुआ है, ये किससे जुड़ी हुई है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी अंतःप्रद्वीय जालिका से जुड़ी रहती है। और इसी की सहायता से जो न्यूक्लियस है वो सेल के सबसे बाहर की तरफ, एक तरह से रास्ता हो गया कि जो न्यूक्लियस में कोई चीज़ आनी चाहती है तो डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक की सहायता से इसके अंदर प्रवेश कर सकती है। इसलिए ये चारों तरफ से आपको किससे जुड़ी हुई दिखाई देगी, एंडोप्लाज्मिक या जो है अंतःप्रद्वीय जालिका। फिर उसके बाद में देखो कि दोनों जो मेम्ब्रेन है उन मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं परिकेंद्रीय अवकाश या पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसकी मतलब बीच की जो आप कह सकते हो मोटाई है या थिकनेस है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर हम इसकी सिंगल मेम्ब्रेन की थिकनेस देखें तो वो भी होती है 75 एंगस्ट्रॉम। और इसमें देखो कुछ आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, छिद्र दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये जो न्यूक्लियर पोर है इनका व्यास या डायामीटर होता है 400 से 500 एंगस्ट्रॉम। और इनके अलावा इसके अंदर आपको जैसे साइटोप्लाज्म होता है ऐसे यहाँ पर भी केंद्रक द्रव्य होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ी सी इसमें ग्रेन्यूल्स भी, तो वो भी अभी आगे देखेंगे अपन। और उसके अलावा इसमें एंजाइम्स वगैरह आपको मिलेंगे। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है जो आपको पहले ही बता दिया 90% होते हैं। फिर उसके बाद में क्रोमेटिन थ्रेड्स है जो क्रोमोसोम्स बनाएंगे। और फिर उसके बाद में बीचों बीच आपको एक बहुत
गोल सी डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कहलाती है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर पोर। अब देखो ये जो दोनों झिल्लियों के बीच में होता है छिद्र, जिसे अपन केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और ये बहुत वैसे तो दूर ऊपर से तो नहीं, वैसे ये बहुत ज़्यादा कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स या जटिल संरचना होती है, और इसकी मोटाई लगभग 10 से 50 mm तक होती है। और उसके अलावा अगर अपन अभी छिद्र की भी मैंने आपको बता दी कि ये लगभग होते हैं 400 से 500 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर धसे हुए होते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रही है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इसमें नीचे की तरफ जो है आपको 2 रिंग्स दिख रही हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर है, यानी साइटोप्लाज्म में है, और जो दूसरी रिंग है वो आपको दिख रही है क्या कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, उसके अंदर होती है। तो इस तरीके से जैसे कोई अपन ढक्कन बंद करते हैं उस तरीके से यहाँ है, और फिर इसमें आपको नीचे थोड़ी सी रॉड टाइप स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है, ताकि कोई भी चीज़ है वो इजीली इसमें से बाहर ना निकले, इसलिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स या होती है। फिर उसके बाद में देखो ये जो आपको कण इसमें छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं तो वो कहलाते हैं एन्यूलाई। और फिर अगर अपन इसका कार्य देखते हैं तो आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ को सबसे पहले तो आदान प्रदान करना, फिर उसके बाद में जो mRNA, आपको पता है कि अभी जब प्रोटीन संश्लेषण अपन पढ़ेंगे तो DNA से mRNA बनेगा, और वो mRNA इन्हीं छेदों से कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और ये जो mRNA ये संदेश मैसेंजर RNA यानी संदेश है, वो संदेश लेके जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब देखो अगली स्ट्रक्चर है इसकी केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, और ये जो है ये मतलब आपको केंद्रक में दिखाई देगा, छोटा सा गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें अधिकतर न्यूक्लियस में एक ही होता है लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भी होता है। अगर इसका अपन केमिकल कंपोजिशन देखें, रासायनिक संगठन देखें, तो इसमें 10% आपको RNA मिलेगा, और 85% इसमें आपको मिलेगा प्रोटीन, और 5% आपको मिलेगा DNA। तो ये इस तरह का इसका रासायनिक संगठन होता है। और इसके बाहर कोई आपको एग्जैक्ट कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ इसमें छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन के छोटे छोटे कण हैं या ग्रेन्यूल्स हैं, वो बिखरे रहते हैं, तो उन्हें अपन बोलते हैं पार्स एमोर्फा। फिर उसके बाद में कुछ जो दाने होते हैं छोटे छोटे, वो प्रोटीन और RNA से मिलके बने हुए होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं चाहे न्यूक्लियर राइबोसोम। फिर इसमें थोड़ा सा आपको क्रोमेटिन मिलेगा, और ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन आपको 2 तरह, ये मान के चलिए इसकी जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली है वो क्रोमेटिन ही बनाता है, और क्रोमेटिन आपको बाहर झिल्ली की तरफ भी दिखाई देगा और अंदर की तरफ भी। जो झिल्ली बना रहा है उसको तो अपन पेरीन्यूक्लियर प्रोटीन क्रोमेटिन बोलते हैं, और जो अंदर होता है उसे बोलते हैं इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो इस तरीके से इसमें क्रोमेटिन भी पाया जाता है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, और कुछ इसमें फाइब्रिल पार्ट्स भी होते हैं, छोटे छोटे से धागे दिखाई देते हैं, और वो धागे भी किसके बने हुए होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस तरीके से इस न्यूक्लियोलस में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है उस समय ये ऑर्गन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो है क्रोमेटिन रेटिकुलम या गुणसूत्र जाल। अभी जब अपन सेल डिवीज़न की बात कर रहे थे तब भी आपको पता है
कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में आपको एक जाल दिखाई देता है, एक नेट दिखाई देता है, और वो जो नेट है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, और इसी से फिर क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। तो इसलिए ये एक नेट के रूप में है। वैसे तो अगर हम इसे देखेंगे ये धागे, तो इनको हम बोलते हैं क्रोमेनीमेटा। ये थोड़े से ध्यान रखना, छोटे छोटे से शब्द हैं, और ये सारे क्रोमेनेटा आपस में मिलके एक जाल बनाते हैं। उस जाल को हम बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम। और ये थोड़ा सा अगर हम इसको कलर करें, जैसे मान लीजिए अभी आपकी स्टेनिंग कोई भी जीवित चीज़ हो या निर्जीव, जैसे अपन कपड़े वगैरह को रंगते हैं, ऐसे ही हम सेल को भी रंग सकते हैं। और यहाँ पे रंगने के लिए इथियम ब्रोमाइड इस रसायन का उपयोग होता है। तो अगर हम इसको रंगें तो रंगने के टाइम पे आपको इसमें कुछ भाग तो आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है, कुछ इसमें लाइट दिखाई देता है। तो इसको अगर अपन देखें तो जो डार्क भाग होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और जो लाइट भाग होता है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है। बाकी आप ये जो डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो धागे हैं, अगर अपन धागे को थोड़ा सा और करके देखें तो यही धागे किस में चेंज होते हैं, जाके क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम या डीएनए आप कह सकते हो। अभी अगला टॉपिक फिर मैं आपको क्रोमोसोम ही पढ़ाऊंगी, तब ये थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से जो है जिगजैग या तिरछे रूप में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये सब मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम या क्रोमोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपकी क्रोमोसोम में आएगी। अभी तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रोमेटिन के वायर्स हैं या धागे हैं वो मेन क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर कब दिखाई देती है, जब सेल डिवीजन होता है। तो वो चीज़ अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम किसी क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं या क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं, रंगते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमें गहरे और कुछ हल्के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और जो गहरे होते हैं उनको अपन बोलते हैं हीट्रोक्रोमेटिन, और जो हल्के होते हैं उन्हें हमें बोलते हैं हम यूक्रोमेटिन। हीट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं कि यहाँ पर आपको आरएनए ज़्यादा मिलेगा और डीएनए आपको कम मिलेगा, जबकि जो यूक्रोमेटिन है वहाँ पे आपको डीएनए अधिक मिलेगा और आरएनए आपको कम मिलेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया। और दूसरा क्या है कि जो हीट्रोक्रोमेटिन है वो मोटा होने के कारण, थिक होने के कारण जो है ज़्यादा आनुवांशिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, और जबकि यूक्रोमेटिन है वो हल्का है या वहाँ पे डीएनए की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये आनुवांशिक रूप से या जेनेटिक रूप से क्या होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो जब अपन इसकी प्रोटीन सिंथेसिस या वेरिएशन देखते हैं किस तरीके से ये जाते हैं, तो आपको हीट्रोक्रोमेटिन जो है आनुवांशिक रूप से या जेनेटिक रूप से कम ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, जबकि यूक्रोमेटिन है वो आनुवांशिक लक्षण लेके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। तो ये इसी वजह से है क्योंकि आपको हीट्रो में डीएनए कम है, जबकि यूक्रोमेटिन में आपको डीएनए ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर हम इसकी रेप्लिकेशन देखें, पुनरावृत्ति देखें, तो पुनरावृत्ति मतलब होता है डुप्लीकेशन, वापस से बनना। तो अगर हम देखें तो डीएनए इसमें जो है हीट्रोक्रोमेटिन में आपको डीएनए कम बनेगा, जबकि जो यूक्रोमेटिन है उसमें डीएनए आपको ज़्यादा, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ क्या कहना चाहिए पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स किस में मिलते हैं आपको, ये पार्ट्स मिलते हैं आपको केंद्रक में, और इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक अंग है। अब देखो लास्ट में अपन थोड़े से इसके फंक्शंस देख लेते हैं केंद्रक के कि क्या क्या लक्षण है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंट्रोलर है, इसको हम कंट्रोलर बोलते हैं सेल का। और क्यों, क्योंकि जितनी क्रियाएं हैं, चाहे आप मेटाबॉलिक मान लो, उपापचयी जितनी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं पर ये कंट्रोल करता है। दूसरा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम है, डीएनए है, तो हेरिडिटरी में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अगर अभी जैसे अपन ने कोशिका विभाजन देखा था,
या सेल डिवीज़न देखा था, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और क्योंकि क्रोमोसोम्स इसमें हैं तो समसूत्री विभाजन है, तो ये उसी हिसाब से अपने आप को डिवाइड करेगा, और अगर अर्धसूत्री विभाजन है तो ये अपने हिसाब से अलग रूप से इसको जो है विभाजित करेगा। फिर विभाजन के साथ साथ ये कोशिकीय विभेदन यानी सेल डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा ये अलग है कि जब मान लीजिए कोशिका विभाजन होती है तो एक ही तरह की कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन जब सेल डिफरेंशिएशन होता है, कोशिकीय विभेदन होता है, तो इन कोशिकाओं को कार्यों के आधार पर फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है बांटा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कोशिकीय विभेदन। और ये काम अधिकतर एम्ब्रियो स्टेज पे, जब भ्रूण अवस्था होती है, जब यहाँ पे किया जाता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जो अपन ने न्यूक्लियर पोर करे थे। तो ये भी एक आदान प्रदान का, एक ट्रांसफ़र करने का सिस्टम होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें तो केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आती हैं, और अगर हम वैसे देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा रहता है, अंतःप्रद्वीय जालिका से भी जुड़ा रहता है, जिससे कि ये बाहर से कोई भी चीज़ इसमें डायरेक्ट एंटर कर सकती है। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए और चीज़ों पे तो कंट्रोल करता है, लेकिन ये अगर सेल में किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत हो, कोई देख रेख की ज़रूरत हो, तो उसको भी जो है इसके द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ पे देखो अगला, जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी इसके थ्रू होता है, जेनेटिक कोड वगैरह बनते हैं वो भी इससे बनते हैं, तो ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए का निर्माण न्यूक्लियोलस से होता है। इसको आप इम्पॉर्टेंट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि आरएनए, हालांकि मिल कहाँ रहा है, अंतःप्रद्वीय जालिका पे, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। तो ये एक बहुत मेन फंक्शन है किसका, न्यूक्लियस का। तो आज अपन ने इतना कर लिया, अब कल मैं इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम करवाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।